1500 साल पहले विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय, ये इतना प्रसिद्ध था कि दुनिया भर से छात्र यहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। इसकी भव्यता इतनी थी कि यहां लगभग 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक हुआ करते थे। यहां पर 9 मंजिला पुस्तकालय था जिसमें 9 लाख पुस्तकें थीं। यहां ऐसे विषय पढ़ाए जाते थे जो दुनिया में कहीं और नहीं पढ़ाए जाते थे, जैसे वेद, व्याकरण, संस्कृत, तर्क, चिकित्सा, सांख्य, खगोल शास्त्र। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया? किसने किया इस पे हमला? क्या विदेशी आक्रमणकारियों ने किया इस ज्ञान के मंदिर का सर्वनाश, या प्रतिद्वंद्वी संस्थानों ने रची नालंदा के विनाश की साजिश? आखिर किसने जलाया 9 मंजिला पुस्तकालय? इस वीडियो में जानेंगे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय गुप्त साम्राज्य के काल में 5वीं सदी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और कला के क्षेत्र में विशेषज्ञता की शिक्षा प्रदान करता था। नालंदा विश्वविद्यालय इसकी खोजें, विद्यार्थियों की उत्कृष्टता और उच्च शिक्षा के मानकों की आदर्श शैक्षिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्कृति, विज्ञान, तकनीक और समाज में उच्च स्तर की साझेदारी के लिए इसे एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में माना जाता था। 413 ईसा पूर्व में गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान राजगीर, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ और यह बौद्धिक ज्ञान का वैश्विक केंद्र बना, जिसकी चमक 11वीं सदी की दुखद घटनाओं ने कम कर दी। इतिहास में दर्ज नालंदा की उत्पत्ति गुप्त राजवंश से होती है। गुप्त साम्राज्य के कुमार गुप्त प्रथम, जिन्हें शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस पवित्र संस्थान के संस्थापक थे। नालंदा तिब्बत, चीन, ग्रीस, कोरिया, जापान और पर्शिया जैसे दूर दूर के छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता था। इसलिए इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि विदेशी राजाओं ने भी नालंदा परिसर के संरचनाओं के निर्माण में योगदान दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक गढ़ नहीं था, यह ज्ञान का भंडार भी था। यह 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जिसमें 10 मंदिर, कक्षाएं, ध्यान कक्ष, मठ, छात्रावास, आकर्षक झीलें और पार्क शामिल थे, जो 8 योजनाबद्ध परिसरों में फैले हुए थे। यह एक स्वर्ग था जिसने 10,000 से अधिक छात्रों और 2,000 से अधिक सम्मानित शिक्षकों को आश्रय दिया। शीर्ष पर एक 9 मंजिला पुस्तकालय था, जहां मेहनती भिक्षु कड़ी मेहनत से किताबें लिखते थे। नालंदा ने छात्रावास की शुरुआत की, जिसने शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधारणा को चिह्नित किया। इतिहास में लिखा गया है कि अलग अलग दौर में यहां कई महान शिक्षकों ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुन, बुद्धपालिता, शांतरक्षित और आर्यदेव। जानते हैं यहां पढ़ने वाले छात्र कौन थे? ह्वेनत्सांग जैसे चीनी यात्री। महान आयिद सिंह ने 675 से 685 ईसा पूर्व करीबन 10 साल तक नालंदा से जुड़े रहे, जिसमें उन्होंने 400 संस्कृत पाठों का संग्रह किया, जिसमें 50,000 कविताएं थीं, जो नालंदा विश्वविद्यालय का एक प्रमाण है। तिब्बती वृत्तांतों में नालंदा के पुस्तकालय का स्पष्ट चित्रण मिलता है, जिसका नाम धर्मगंज था। नालंदा विश्वविद्यालय को शीघ्र ही एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। नालंदा की दीवारें तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ी गईं, जिनका नेतृत्व बख्तियार खिलजी ने किया था। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का कारण बख्तियार खिलजी का बीमार होना था। एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी सेहत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा के प्रधानाचार्य राहुल श्रीभद्र इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे इलाज करके देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए वह इस सलाह को नजरअंदाज करता रहा। लेकिन जब सेहत और ज्यादा बिगड़ी तो उसे भी लगा कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्रीभद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जांच करते हैं। खिलजी इनके सामने ये शर्त रख देता है कि वो उनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इस तरह से वह राहुल श्रीभद्र को चैलेंज करना चाहता था और हिंदू लोगों को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद राहुल श्रीभद्र भरोसा दिलाते हैं कि खिलजी की सेहत में जल्द ही सुधार हो जाएगा। वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है। राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी,
जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी, और इस तरह वह पूरी तरह ठीक हो गया। जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ज्यादा असुरक्षा और ईर्ष्या महसूस हुई। उसे लगा कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से नाराज खिलजी ने फैसला किया कि वो इस ज्ञान के स्रोत को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नालंदा में उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था और यह 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बनी थी, जिनका नाम था रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इसमें करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। खिलजी को जब इस बात का पता चला तब उसने नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला किया और वहां रहने वाले हजारों बौद्ध भिक्षुओं की बेरहमी से हत्या कर दी। बहुत से विद्वानों को तो जिंदा ही जला दिया गया। खिलजी की सेना निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर टूट पड़ी। उसके बाद यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन मिन्हाज सिराज ने अपनी किताब तबाकत ए नसरी में लिखा है कि किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग गए। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल संग्रह रहा होगा किताबों का। इनमें से बहुत सारी पांडुलिपियां ओरिजिनल फॉर्म में थी, जो दोबारा कभी वापस नहीं लाई जा सकी। अनगिनत हस्तलिखित पुस्तकों को राख में बदल दिया गया, जिसमें सदियों के ज्ञान की पूंजी थी। यह आक्रमण इतना भयानक था कि पुनर्निर्माण करने के लिए नालंदा में कुछ बचा ही नहीं था। सिर्फ कुछ इमारत के अवशेष रह गए, जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो गए। नालंदा को नष्ट करने के बाद खिलजी ने बिहार में 2 और विश्वविद्यालय विक्रमशिला और उदंतपुरी को नष्ट कर दिया। यह सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे विश्व का नुकसान था। सिर्फ एक व्यक्ति की जलन और असुरक्षा की भावना की वजह से हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो गया। विनाशकारी हमले के बाद भी 90 साल के राहुल श्रीभद्र एक छोटी सी कक्षा में लगभग 70 छात्रों को शिक्षित करते रहे। फिर से तुर्की सेना ने नालंदा पर हमला किया। इस हमले के बाद जीवित बचे छात्रों को निर्वासन में ले जाया गया। सभी बाधाओं के बावजूद लगभग 1400 ईस्वी तक बौद्ध समुदाय ने अल्प संसाधनों के तहत नालंदा को जीवित रखने की कोशिश की। चागल राजा नालंदा की जगमगाती रोशनी के अंतिम संरक्षक के रूप में उभरे। उसके बाद तुर्कों ने एक और विनाशकारी हमला किया। नालंदा के मंदिर, मठ, शैक्षणिक अवशेष और जो भी बचा था उसको नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण गणित, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान जैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का ह्रास हुआ। अनगिनत हस्तलिखित पुस्तकों को राख में बदल दिया गया, जिसमें सदियों के ज्ञान की पूंजी थी। महान नालंदा, जिसे कभी एक बौद्ध स्थल के रूप में देखा जाता था, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। नालंदा के उत्खनन ने आस्थाओं, धर्मों और दर्शनों का एक गहरा मिश्रण उजागर किया है। एसाई द्वारा खोजी गई प्राचीन कलाकृतियों में हिंदू देवताओं के निशान मिले हैं। नालंदा की हानि को मापना निरर्थक प्रयास है। यह केवल सीखने की एक संस्था नहीं थी जो नष्ट हो गई, न ही केवल दार्शनिक और अकादमिक जांच की परंपरा थी, बल्कि यह एक संपूर्ण सभ्यता का विनाश था, जिसे कुचलकर धूल में मिला दिया गया। हजारों शिक्षकों और छात्रों की असमय मृत्यु हो गई। लाखों करोड़ों हस्तलिखित और पुस्तकें नष्ट हो गई। हमारे अतीत का यह दुखद अध्याय हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की मशाल एक बार बुझ जाने पर अपरिवर्तनीय होती है। जैसे जैसे हम अपनी जड़ें वापस नालंदा में खोजते हैं, हमें इसके पतन से उत्पन्न अंधकार की गहराई की भी झलक मिलती है। ज्ञान के अंगारे मिट्टी में सुलगते रहते हैं, जो हमें समय के साथ खोए गौरवशाली युग की याद दिलाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और आनंददायक लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना